अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं अगेन चैप्टर नंबर 7 का। एक और हमारे पास टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने जब ड्राइव किया था मास ऑफ अर्थ तो हमने उसमें देखा था हमारे पास जो बॉल थी वो अर्थ के बिल्कुल सरफेस पर मौजूद थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि उस बॉल को हमने क्या करा है, मूव करवा दिया एक सर्टेन हाइट पर, एक एल्टीट्यूड पॉइंट पर हमने अबव यानी सरफेस ऑफ अर्थ से अबव पोजीशन पर हमने उस मास को, उस बॉल को मूव करवा दिया। तो हमारे पास उसको मूव करवाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो जब भी हम अर्थ की सरफेस पर मौजूद हैं तो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू हमें मालूम है नॉर्मल 9.8 होती है। लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर मूव कर रहे हैं एट अ हाई पोजीशन तो क्या होगा, हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम डिस्टेंस इसका बढ़ाते जाएंगे। इसकी इस तरीके से आप समझने के लिए एक मैग्नेट की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे दो मैग्नेट हैं, अगर हम उसको जो है वो करीब रखते हैं तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इनको दूर करते जाते हैं तो क्या होता है कि वो उसकी रेंज से जैसे जैसे दूर होता है यानी डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उनकी जो अट्रैक्शन पावर्स हैं वो कम होती जाती है। इसी तरीके से जो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, अगर हम अर्थ की सरफेस से अबव अपवर्ड मूव करते जाएंगे और एंड सो ऑन, जिस तरह जितना ज़्यादा हाई पोजीशन पर आप जाएंगे एल्टीट्यूड पॉइंट पर, तो आपकी कुछ ना कुछ जो ग्रेविटी की वैल्यू है उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और वो किस तरीके से पड़ेगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। नाउ तो हम टॉपिक पे आते हैं, वैल्यू ऑफ जी decreases with altitude. The acceleration of gravity is the acceleration imparted to a body by its own weight. Consider a body of mass m. तो बॉडी का मास हमने पहले भी m लिया था, अभी भी हम m से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑन अर्थ सरफेस पे था। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी हमारे पास वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल थी। F इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 और m2 की जगह हमने जो है वो पिछले प्रीवियस टॉपिक में मास ऑफ अर्थ में हमने किया था, स्मॉल m और m ही लिया था और r स्क्वायर था। इसको हमने सॉल्व किया, w की जगह mg हमने पुट किया, m से m कैंसिल हुआ तो g इक्वल्स टू स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर आ गया। सिंस जी और एम ई, जी की वैल्यू भी हमें गिवन है, एम ई भी हम कैलकुलेट कर चुके थे, ये बोथ आर हमारे पास द कांस्टेंट्स आर कांस्टेंट्स। जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज डिस्टेंस। जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज, कम होती जाएगी जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते चले जाएंगे। नाउ वैल्यू ऑफ जी वेरी इफ इट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमारे पास क्या होगा, वेरी करेगी इन्वर्सली, वेरी इन्वर्सली इफ द अबव ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अपवर्ड मूव करते जाएंगे। सो इफ द बॉडी इज एट अबव पॉइंट, तो बॉडी अब हमारे पास जो है वो अबव पॉइंट पर मौजूद है, यानी पहले जो नॉर्मल यहाँ पर मौजूद थी अर्थ सरफेस पर, अब वो अर्थ सरफेस से अपवर्ड पोजीशन पर मौजूद है। तो जब हमारे पास अपवर्ड पोजीशन पर मौजूद है तो हमारे पास जी का जो फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हुआ है नॉर्मल, अब वो क्या फॉर्म करेगा, वो जी हाइट पे होगा, जी एच इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। क्योंकि आपको याद होगा आर की वैल्यू ये आर का स्क्वायर होता था, ये डिस्टेंस। अब आर का डिस्टेंस क्या हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, और प्लस जो हमने इसमें एक्स्ट्रा अबव द सरफेस जो हम गए हैं और जो इसका डिस्टेंस बना है, यानी आर पहले मौजूद था, अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस जिस पर वो ऊपर चला गया उस डिस्टेंस को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। तो ये मेरे पास फॉर्म इसकी आ गई। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1 और इस वाली टर्म को मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और मैं यहाँ पे करता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो मेरे पास कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट बनेगी, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाय, डायरेक्ट इस तरह लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियरली समझ आए क्या हमने किया है इसमें, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर।
नाउ अब ये चीज़ जब डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज होगा तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास जो ये डिवाइड साइन जब मल्टीप्लाई में हमने चेंज किया तो ये इस तरह ट्रांसफॉर्म होगी कि आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जी एम ई हमारे पास नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर में आ जाएगा एंड नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जी एम ई से जी एम ई हमारे पास कैंसिल हुआ और ये हमारे पास कुछ टर्म बची जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर मेरे पास जो है वो न्यूमरेटर में मौजूद है। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ इस पोजीशन पर तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आर की पावर -2। और अगर मैं एक स्टेप और नीचे ले आऊँ तो मे भी ये चीज़ आप लोगों को समझ आई भी है, पिछले टॉपिक्स में भी हमने ये किए। तो ये ऊपर तो 1 रहेगा मेन फ्रैक्शन के नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वायर मौजूद है और इधर में लाया तो आर स्क्वायर आर की वैल्यू माइनस का स्क्वायर हो गई है आर की पावर, और इसके भी अपॉन में अगर ले आया तो ये सिंपल आर स्क्वायर हो गया अगेन प्लस हो गई। यहाँ से पहले आया आपके पास आर की पावर हो गई -2, देन अगेन यहाँ से रिपीट में नीचे ले आया दोबारा तो ये मेरे पास अगेन आर की पावर क्या हो गई +2। नाउ फर्दर अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये टर्म मेरे पास आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मालूम है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जी एच अपॉन जी लिखा है इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये फार्मूला जब मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास आर स्क्वायर प्लस 2 RH प्लस एच स्क्वायर आ गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू थी आपके पास r और b की वैल्यू थी आपके पास h, तो आर स्क्वायर प्लस 2AB की जगह RH प्लस एच स्क्वायर यानी बी की जगह एच स्क्वायर। साथ ही मैंने एलसीएम भी ब्रेक कर दिया, यानी ये जो आर स्क्वायर सिर्फ पूरी टर्म के नीचे मौजूद है इसको हम ब्रेक कर देंगे, हर एक टर्म के नीचे आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, ये एक आर कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर का मतलब 2 आर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक रह गया। एज साथ ही मैं लिख रहा हूँ एज एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल या नेग्लेक्टेड भी, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मे बी के 0.000 समथिंग 1 आ जाए और फिर अगेन एज एग्जांपल उसको अगेन हम फिर जो है वो उसका स्क्वायर लें तो 0.000001 इस तरह करके, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इस रिजल्ट के थ्रू हमने इस पूरी टर्म को 0 कर दिया, बाकी रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। तो जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आपके पास यहाँ पे इसकी जगह 1 बचा प्लस 2 एज इट इज़, 2 के साथ आर कैंसिल हो चुका है, एच अपॉन एक आर आ गया और ये टर्म आप 0 लिख चुके हैं तो आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने फर्दर क्या करना है, ये जी एच इक्वल्स टू ये टर्म पूरी अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये मेरे पास इस तरह एक ब्रैकेट मैंने इसको ड्रॉप किया है, बनाया है, ये टर्म मेरे पास पूरी में ऊपर ले आया, तो इसकी होल पावर यहाँ पर अभी देखें कुछ नहीं थी 1 थी, तो ऊपर आकर क्या हो गई, होल पावर इसकी -1 हो गई और ये जी डिवाइड में था तो ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। देन आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप है, ये -1 है, ये आया तो बायनॉमियल थ्योरम से है, लेकिन मैट्रिक में हम इसको डायरेक्ट इस तरह कंसीडर करते हैं कि ये वाली जो आपके पास -1 है ये अंदर वाले मिड के साइन को कन्वर्ट कर देगा। अब तो ये मिड का साइन प्लस में था, माइनस प्लस माइनस हो गया 2h अपॉन आर। इसकी बहरहाल इसकी एक लॉजिक है, बायनॉमियल एक्सप्रेशन थ्योरम्स के थ्रू हम ये सॉल्व करते हैं, मगर जो है वो फिलहाल आप लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आपका मास ऑफ अर्थ का टॉपिक पहले हमने किया था, ये उसके बाद है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जिसका टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है और ये लॉन्ग का टॉपिक है, आप ये इस तरह एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं इसको।